देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे और कैपिटल स्ट्रक्चर में बीएसटी का चैप्टर 9 है। बेसिकली तुम लोग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट चल रहा है और हम बात कर रहे हैं डेट और इक्विटी के बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर इन्हीं दो चीजों से संदर्भ रखता है, रेफरेंस रखता है। वो क्या चीजें हैं? डेट और इक्विटी। तो यू कैन ऑल्सो राइट कैपिटल स्ट्रक्चर एज डेट अपॉन इक्विटी। अब इसको बहुत ध्यान से समझना शुरू करो बच्चों। कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर हम डेट और इक्विटी के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, डेट में क्या इंक्लूड है और इक्विटी में क्या इंक्लूड है? डेट में एक फैक्टर है किस चीज का? रिस्क का। इक्विटी में एक फैक्टर है कॉस्ट का। समझ में आ रहा है रिस्क और कॉस्ट कैसे? बताओ, डेट में कैसे रिस्क? बेटा डेट तो उधार है ना, तो उधार में रिस्क तुम्हारा ये है कि चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट तो देना ही देना है। समझ में आई बात? मगर इक्विटी में जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में, समझना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब कोई भी कंपनी जब पहली बार अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में लॉन्च कर रही है, रिलीज कर रही है। बच्चे ये आईपीओ के लिए कंपनी को बड़ी सारी फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ता है। क्यों गुजरना पड़ता है? क्योंकि आप पब्लिक का पैसा ला रहे हो, और अगर तो आप पब्लिक का पैसा ला रहे हो तो ऐसे केस में पब्लिक का पैसा शुड ऑलवेज बी इन सेफ हैंड। अगर कानून को, सेबी को, कंपनी लॉ को, गवर्नमेंट को थोड़ा भी डाउट है कि भाई ये पर्सन, ये कंपनी इतनी अभी कैपेबल नहीं हुई है कि पब्लिक को रिटर्न दे पाए, तो फिर आपकी आईपीओ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गई बात? अब तुम्हें लग रहा होगा अगर कंपनी उस काबिल नहीं है तो खुद ही पैसा नहीं रेस कर पाएगी, अपने आप डाउन हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाले प्रोविजन को पार कर लेती है समहाउ मतलब अंडरराइटर के थ्रू। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को सैंक्शन करने के बाद किसी भी कंपनी के लिए बड़ा आसान हो जाता है मार्केट से पैसा उठाना। समझ में आ गई बात? तो इन्हीं दो चीजों के बीच घूमता है कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां पे हमें तीन तरह की चीजों को सीखना है। देखना जरा, ये बहुत नया कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट तुम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कॉमर्स में बन जाएगा। लेवरेज, एलईवी मतलब लेवरेज से है, ठीक है? लेवरेज का क्या मतलब होता है बेटा? ध्यान दो। लेवरेज मतलब अगर हम नॉर्मल सी लैंग्वेज में करें, फिजिक्स में इसका कुछ भयानक सा मतलब होता है, कुछ मशीन से रिलेटेड होता है। नॉर्मल लेवरेज का मतलब भार, कंपनी पे कितना भार है, किन तरह से, फाइनेंशियल तरीकों से और ऑपरेटिंग तरीकों से। बेसिकली यहां हम कंसर्न होते हैं कंपनी के प्रॉफिट से, और यहां हम कंसर्न होते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट से, और कंबाइंड में हम फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लेवरेज का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब हमें ये पता होता है कि भैया हमें दोनों अगर हम मिला लें तो हम कौन सी स्थिति में है। समझ में आई बात? आगे बढ़े डिस्कशन। देखो बच्चे, तुम्हारे बुक में डिटेल में चीजें नहीं है, मगर चीजें जो हैं उसको टच किया है हर चीज को, ताकि कल को तुम अगर कोई भी कोर्स करो कॉमर्स का, ये सब चीजें देखने मिलेंगी तो तुम्हें पता रहे। तो बोलो कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैपिटल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में, ठीक है? ध्यान देना, फिर से सुन लो। कैपिटल स्ट्रक्चर डेट और इक्विटी को कंसर्न करता है। डेट होता है जिसमें रिस्क का फैक्टर है, इक्विटी होता है जिसमें कॉस्ट का फैक्टर है। तो अगर हम डेट अपॉन इक्विटी या रिस्क अपॉन कॉस्ट लिखते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है? कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद इसी में तीन चीजें आती हैं, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज जहां पे हम इन्वेस्टमेंट्स को लेकर मेनली कंसर्न है। ऑपरेटिंग लेवरेज जहां पे हम प्रॉफिट को लेकर मेनली कंसर्न, ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
मतलब जो बिजनेस यार, और कंबाइंड लेवरेज में हम दोनों की कॉम्बिनेशन से ये जानते हैं कि हमारा नेट सिस्टम क्या चल रहा है। आगे बढ़ाएं बात। देखो बच्चे, अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में। फाइनेंशियल लेवरेज कभी सुना है बच्चा? ये शब्द तुम्हारी भी कोर्स में है। फाइनेंशियल लेवरेज को जरा देखना। फाइनेंशियल लेवरेज रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। क्या मतलब है इसका, समझो। एफएल मतलब फाइनेंशियल लेवरेज। बच्चे ये जो सर्कल है ना, ये क्या है? कैपिटल है। ओके, बताओ ये कितना हिस्सा होगा इसका? 25% हुआ ना। आखिर ये 4 हिस्सों में बांट देंगे तो 25, 25, 25, 25। तो अगर मैं कह रही हूं कि ये कैपिटल 100 है, तो ये 25 किसे इंडिकेट कर रहा है? ये 25 अगर आपका इंडिकेट कर रहा है डेट। इक्विटी का मतलब, जब इक्विटी शब्द अकेला दिया हो, जिसे इसमें लिखा है द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन टोटल इक्विटी, तो यहां पे हम इक्विटी शेयर की बात नहीं कर रहे। यहां पे इक्विटी का अर्थ है कैपिटल। और ये तुम्हें कई बार देखने मिलेगा कि इक्विटी और कैपिटल को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ऐसा केवल कंपनी के केस में होता है। जो अभी तुमने एक क्वेश्चन दिखाया सोल ट्रेडर का, बेटा ऐसे केस में तुम इक्विटी को कैपिटल नहीं कहोगे, मगर एक कंपनी में हम टोटल कैपिटल को इक्विटी कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो। आपके बुक में बड़ा सिंपल सा, बड़ा अच्छे से समझा दिया। बोला कि भाई देखो, टोटल कैपिटल में जितना हिस्सा डेट को बिलोंग करता है ना, वही फाइनेंशियल लेवरेज है। बात यहां खत्म नहीं है, बात यहां पे शुरू हुई है। बिकॉज इसके अंदर अंदर तुम लोग समझते जाओगे तो फिर ये और बड़ा पर्सपेक्टिव बनता जाएगा। फिलहाल ये क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट नोट्स में क्या लिखा हुआ है। नोट्स में एक ये सिमिलर, इसको फिर से बना दिया इसने। देखो यही बनाया था ना, दोबारा से इधर यही चीज बना दिया। अब जरा बात को समझो। अगर कंपनी, एक छोटा सा मैं सिनेरियो दे रहा हूं, फाइनेंशियल लेवरेज की बात को समझो। फाइनेंशियल लेवरेज के पूरे कंसेप्ट को समझ लो। नोट्स तुम लोग को ग्रुप पे हम भेज देंगे। पूरा कंसेप्ट एफएम का समझ लो, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक छोटा सा सिनेरियो समझो। मैं 2 सिचुएशन तुम लोग के सामने रख रही हूं और तुम मुझे बताओगे यहाँ पे कि फाइनेंशियल लेवरेज, बात को समझना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बता लोगे। ध्यान देना, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बता पाओगे? जो भी मैं बोलूंगी अपॉन कर देना, तुम्हें पता चल जाएगा पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। बच्चा एक कंपनी है, कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रहे हैं। ए लिमिटेड है, 100 रुपए उसके कैपिटल है। 100 में उसका जो डेट है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो पेंसिल से सॉल्व करने के लिए। 100 में जो उसका डेट है वो है 40 रुपए। अगर डेट 40 है तो इक्विटी वगैरह कितना रहा होगा? ओनर्स फंड कितना होगा? वेरी गुड, जल्दी से बताओ इसका फाइनेंशियल लेवरेज कितना आएगा? डेट है 40, ओनर्स फंड है 60, 1.5। बी कंपनी की बात करो, उल्टा कर दो। उनकी ओनर्स फंड है 40 और 60 उसकी बोरोड फंड है, मतलब डेट है। एफएल कितना आएगा? उल्टा कर दो बस। पिछले वाले में मैंने डेट 40 बोला था, इसमें मैं डेट 60 बोल रही हूं। 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ओके। आगे बात बढ़ाए, इतना तुम लोग को समझ में आ गया। अब आगे बात को समझो। एफएल क्यों पढ़ना जरूरी है बच्चे? ओनर्स फंड में अगर हम डेट की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज तो देनी ही देनी है। उस चीज का नाम क्या है? इंटरेस्ट। इक्विटी पे हम क्या देते हैं? इक्विटी नहीं, मतलब ओनर्स फंड पे। ये ओनर्स फंड है, यहां आप देते हो डिविडेंड। अब अगर डिविडेंड समझ लोगे, और जो तुम लोग समझते हो, नहीं आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कराता है प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड टेबल, तो अगर डिविडेंड समझ गए तो अब समझो उसी डिविडेंड को एक और नाम से हम जानते हैं, जिसे डिविडेंड पूरे इन्वेस्टमेंट की बात करता है। मतलब ये है मिस्टर ए। अगर हम कह रहे हैं कि मिस्टर ए ने बी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया और वो जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, मतलब उन्होंने 100 रुपए के 100 शेयर खरीदे,
तो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट बताइए 10,000। हाँ बेटा, वो जो पहले साल हुआ था 1.5 आया, हाँ उसके ऊपर 0.37 डिफरेंस क्या है, 0.1 चला गया। 1.5 एक पॉजिटिव एफएल है और 0.6 एक नेगेटिव एफएल है। मतलब जिस कंपनी की एफएल कम है, मतलब 0.6 है, उस पे लेवरेज का भार ज्यादा है। खुद सोचो, 60 रुपए में हमको तो आधा तो मेरा ब्याज देने में चला जाएगा। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं सही है। और 1.5 कंपनी का मतलब है उस पे भार कम है, क्योंकि वो 1 से ज्यादा है और वो 1 से कम है। ठीक है, क्लियर है? देखो, इन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, कितने किए? 10,000। अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं बच्चा, तो हम डिविडेंड बोल रहे हैं 8%, तो मतलब 10,000 का 8% मतलब कितना हुआ? 800। ये कलेक्टिव टर्म्स में बात होगी, टोटल उसको रिटर्न कितना मिलेगा? एक जो इसी का नैरो रूप समझ सकते हो, वो होता है अर्निंग पर शेयर या फिर ईपीएस। मतलब ठीक है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे 800, तो उसकी टोटल कमाई है, पर ये बताओ कि पर शेयर पे उसने कितना कमाया। तो क्या करेंगे भाई, शेयर कितने थे? 100, डिविडेंड कितना है? 800, कितना होगा? 100 करो डिवाइडेड से, बोलो। तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, ये तुम लोग सोच रहे हो एक थप्पा लगाएंगे? 0.01। सिंपल सी मैथ्स है, यहाँ पे केवल 2 प्लेसेस पे डेसिमल लगाना, बैठ के सोच रहे हो क्या होगा? बहुत मार पड़ेगा। क्लास 3 में ये मैथ पढ़ाई जाती है। तो अगर हम 100 को यहाँ पे अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई? 0.08। इसका मतलब है कि मिस्टर ए ने एक शेयर पे इतने रुपए कमाए हैं और 10,000 शेयर पे इतने रुपए कमाए हैं। समझ में आ गई बात? इसी अर्निंग पर शेयर को समझाने के लिए फाइनेंशियल लेवरेज का पूरा यहां पे बिल्ट किया गया। यहां तक बात अगर क्लियर होगी तो आगे बढ़ाएं इस लेक्चर को, आगे बढ़ाएं।